हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स। टॉपिक चल रहा है मेरा कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दोस्तों, मैंने कॉन्टीन्यूटी के 4 लेक्चर्स, कॉन्टीन्यूटी पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने सॉल्व कराया। आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब जानेंगे, डिफरेंशियबिलिटी को कैसे रियल वर्ल्ड में कनेक्ट करना, डिफरेंशियबिलिटी को ज्योमेट्रिकली समझना, ग्राफ अगर कोई फंक्शन का पता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं एवरीवेयर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इन सारी तमाम बातों पर डिस्कशन आज इस वीडियो में होगा। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं आप लोग, डिफरेंशियबिलिटी। इसके लॉजिक को समझना जरूरी होगा। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वहाँ पर आपने कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल जाना होगा। फिलहाल आइए आज हम फिर समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। कोई फंक्शन, और इसमें हम आगे ये भी जानेंगे कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, कोई फंक्शन क्या किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉन्टीन्यूअस होगा। इन सारी तमाम बातों पर चर्चा होगी हमारी आपके साथ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम जानते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशियबिलिटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। वैसे तो डेरिवेटिव का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब उस पॉइंट पर उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप। आइए पूरी बात को हम समझते हैं, पूरी एनालिसिस करते हैं। जैसे मेरे पास एक ये कर्व है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहां पर है सी, ये डिस्टेंस सी हुई तो ये एक्स इक्वल टू सी हो गया, तो ये सी हो गया। और कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हम यहाँ पर एक्स के प्लेस में जब हम सी रखेंगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ सी। तो मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग सी कॉमा एफ ऑफ सी। थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन मैंने बोला है तो आपने सुना होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। तो सी कॉमा एफ सी का मतलब होता है ये एफ सी सा सी और एफ सी ये हाइट ऑर्डिनेट। अभी हम मतलब डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक फंडामेंटल पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ क्लियर करना चाहें कि अगर हम ये पॉइंट को P बोल दें, समझिएगा ज़रा, एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ कंसीडर करें Q, करेक्ट है, दूसरा पॉइंट कंसीडर करें Q, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसको आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को C डैश बोल दीजिए या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप D बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा पॉइंट D कामा एफ डी। भाई ये सी है और ये एफ सी है, इस पॉइंट को बोला सी कॉमा एफ सी। ये डिस्टेंस डी हो गई और डी जब रखेंगे एक्स के प्लेस में तो ये मिलेगा एफ डी। तो ये हो गया डी और ये हो गया एफ डी, तो पॉइंट हुआ डी कॉमा एफ डी। समझाना क्या चाहते हैं हम दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे पी क्यू के स्लोप क्या होगा, पी क्यू का स्लोप, तो देखिए ये लाइन आप पी क्यू है। अभी आप डिफरेंशियबिलिटी का मतलब सीखेंगे, ज़रा ये समझते हैं पी क्यू के बारे में ज़रा कि पी क्यू की स्लोप क्या होगी। मैं पूरा ज्योमेट्रिकली आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों, अगर पूछा जाए पी क्यू की स्लोप क्या होगी तो स्लोप आपने क्लास 11th में, इवन दैट 10th में यूपी बोर्ड के बच्चों ने पढ़ा होगा। स्लोप का मतलब होता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है कि 2 पॉइंट से पास हो, x1 y1 और x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होता है दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट है। तो ऐसे ही दिस स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q
C comma F C and D comma F D, it means slope of PQ y2 minus y1 upon x2 minus x1. You know very well, slope is y2 minus y1 upon x2 माइनस x1, ये स्लोप ऑफ PQ हो गई। अब हम समझाना क्या चाहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी और स्लोप की चर्चा कर रहे हैं। अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, अगर हम इस Q पॉइंट को P के नेबरहुड में ले आए, समझिएगा, अगर हम इस Q पॉइंट को P के नेबरहुड में ले आए, अब देखिए नेबरहुड की में दो बातें हो जाती हैं। जैसे सपोज दैट एक लाइन से मकान है और उस लाइन के मकान के बीच में मेरा कहीं मकान है, हमने कहा मेरा नेबरहुड कौन है, तो मेरा नेबरहुड लेफ़्ट वाला भी होगा, राइट वाला भी होगा, लेफ़्ट और राइट दोनों ही मेरे नेबरहुड होंगे। जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस Q पॉइंट को P के नेबरहुड ले आइए, एकदम पास ले आइए, जस्ट बगल वाले पॉइंट पर आप Q को लाके खड़ा कर दीजिए, तो जो Q पॉइंट है नेबरहुड होगा P का, लेकिन वो Q पॉइंट लेफ़्ट और राइट दोनों कहीं भी हो सकता है, करेक्ट है। तो अब ज़रा इस बात को फील करिए कि अगर ये Q पॉइंट अगर यहाँ पर एकदम करीब आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट P के बगल में आ जाएगा, और उसके बाद जब आप PQ करेंगे, लाइन खींचेंगे, तो PQ लाइन जस्ट टेंजेंट शो होगी इस कर्व की। वो आपको फील होगा कि ये जो PQ लाइन दिख रही है, ये आप ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए ग्राफिकली कि जैसे कोई एक कर्व है, अगर लाइन ऐसे आ रही है तो सेकंड लाइन है, और ऐसे करते आइए, और जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट करीब होंगे तो ये लाइन आखिरी में जाके क्या दिखाई देगी? टेंजेंट दिखाई देगी, करेक्ट है। जैसे P और Q पास आते जाएंगे, ये लाइनें ओवरलैप हो जाएंगी। जैसे ये पॉइंट Q है और यहाँ पर हम कह दे रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए Q डैश है, तो देखिए ये PQ की स्लोप ये होगी और ये PQ डैश की स्लोप ये होगी, करेक्ट है। और जैसे जैसे इस Q को और Q डैश को P के नेबरहुड ले आइए, नेबरहुड का मतलब जस्ट बगल में, जैसे सपोज दैट ये एकदम यहाँ पर Q ले आए और यहाँ पर Q ले आए, Q डैश ले आए, तो ये P है, ये Q है। अब लाइन खींचेंगे तो देखिए ये आई और ये Q डैश है और ये P, अब ये लाइन खींची तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। इस बात को, ये चौक इतनी मोटी है कि इस बात को आप महसूस कर सकते हैं ग्राफिकली, कहीं ना कहीं इस छोटी सी छोटी बात को रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोस्त महसूस करेंगे अगर आप पॉइंट P के जो जस्ट बगल वाला पॉइंट Q है, जब आप उसको मिलाएंगे तो वो जो लाइन आपको दिखाई दे रही है PQ, वो लाइन आपको उस कर्व की टेंजेंट लगेगी। और अगर वो पॉइंट Q लेफ़्ट की जगह राइट ले लें और उसके बाद आप PQ लाइन खींचें, और उसी पॉइंट Q को अगर हम लेफ़्ट में ले लें और उसके बाद लाइन खींचें, वो दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगी। जैसे ये यहाँ पर Q है और यहाँ पर Q डैश है, ये Q और Q डैश दोनों ही P से लेफ़्ट और राइट में दोनों ही बहुत दूर दूर हैं, तो इसलिए PQ लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है और PQ डैश लाइन ऐसे दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही Q और Q डैश को P के जस्ट करीब ले आएंगे, नेबरहुड में ले आएंगे, तो दोस्त PQ और PQ डैश दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएंगी और दोनों आपको लगेगा वो कर्व की क्या है? टेंजेंट है, करेक्ट है। हम इसको इस तरीके से समझाना चाहते हैं। आप ये मान के चलें, इस कर्व को मैंने उस छोटे से हिस्से को मैंने जूम किया, मतलब इस कर्व का जो कर्व मैंने बनाया तो उसके छोटे से पार्ट को जूम कर दिया, ये पॉइंट P रखा और जस्ट बगल में पॉइंट Q रखा। तो अब आप ये भी समझिए एक छोटी सी बात, देखिए जब आप डिफरेंशियबिलिटी को समझना चाहें तो इस पूरे सिस्टम को आप पूरी अपनी बात को, मैथमेटिक्स आपको तभी समझ आएगी जब उसको आप रियल वर्ड से कनेक्ट करें। दोस्त जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते थे, आपको याद होगा, तो उसमें कहते थे मिडिल पोजीशन से स्ट्रेट पाथ पर इधर और उधर मोशन हो रहा, अगर आपने SHM पढ़ी होगी। लेकिन क्या जब कोई पेंडुलम किसी धागे से, मतलब किसी एक पिंड को, पेंडुलम को जब लटकाया जाता है किसी धागे से, और जब आप उसको किसी थीटा एंगल पर ऐसे रोटेट कराएंगे तो क्या वो स्ट्रेट पाथ होगा? अगर आप पूरा रोटेट करा दें तो वो पाथ क्या होगा? सर्कुलर पाथ होगा। लेकिन उसके छोटे से हिस्से को देखेंगे तो वो स्ट्रेट लगता है। जैसे ये आपको दिख रहा है मतलब कर्व है,
स्टेट नहीं है, लेकिन इसके छोटे से हिस्से को लगेगा, ये छोटा सा हिस्सा क्या लग रहा है, स्टेट। करेक्ट है। तो जब ये छोटा सा स्टेट लग रहा है, छोटा सा हिस्सा स्टेट लग रहा है, तो हम ये P और ये Q जो है बहुत दूर नहीं, जस्ट P के बगल वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, बिल्कुल नेबरहुड वाला। तो सोचिए वो P और Q को जब मिलाएंगे और वो टेंजेंट खींचेंगे, वो क्या होगा, वो जो P और Q को मिलाएंगे और लाइन एक जो खींचेंगे, वो जस्ट कर्व का टेंजेंट ही तो होगा। जैसे देखिए ये P है, इसको आपको महसूस करना है दोस्त। ग्राफ को, ये जो छोटी छोटी बातों को आपको इसको माइंड में समझना होगा। ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट P है, P हम यहाँ लिख दे रहे बगल में C, FC। C, FC का मतलब हुआ ये डिस्टेंस C है और ये FC है, और जस्ट Q बगल में है, Q जस्ट बगल वाला पॉइंट है। तो हमने कहा कि P से कितना चले कि Q और पहुँच गए, मतलब P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, तो P से Q जाने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलना पड़ेगा। तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल कितना चले, तो हमने कहा H चले, कितना चले, H। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा x = c + h, ये जैसे x = c है, ये लाइन x = c है, ये पॉइंट P है, और ये क्या हो जाएगा, x = c + h। तो ये हाइट क्या हो जाएगी, f(c + h), ये हाइट क्या हो जाएगी, f(c). करेक्ट है। तो पॉइंट Q क्या हो जाएगा, c + h, f(c + h). करेक्ट है। अब इस P और Q को खींचिए, P और Q को एक लाइन खींचिए, P और Q को मिलाइए, इस P और Q को मिलाइए। तो P और Q को जब आप मिला रहे हैं और आपने जो एक लाइन खींची PQ, तो बताओ ये इस कर्व का टेंजेंट लग रहा है कि नहीं, लग क्या रहा है, ये आपको फील हो रहा होगा, ये जो PQ लाइन है वो इस कर्व का क्या है, टेंजेंट है। क्योंकि ये h इज़ वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। तो ये जो Q है वो P का जस्ट बगल वाला पॉइंट है, नेबरहुड। और वही आपने इससे पहले वाले कर्व में बताया था कि आपने P यहाँ लिया और Q यहाँ लिया, साफ साफ P और Q को जब मिलाएंगे तो ये सेकेंड लाइन लग रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे Q एकदम P के जस्ट नियर, मतलब जस्ट बगल में आ गया, नेबरहुड बन गया, तो यही जो PQ लाइन है वो अब इस कर्व की क्या हो रही है, टेंजेंट फील हो रही है। करेक्ट है। तो अब जैसे हम आपसे कहें कि दोस्त इस PQ की स्लोप क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ, हम यहाँ लिख रहे हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ, तो आप हमसे क्या बताएंगे, सर y2 - y1, ये क्या है हमारा C, FC। करेक्ट है दोस्त। आप कहेंगे y2 - y1, मतलब आप कहेंगे f(c + h) - f(c) अपॉन x2 - x1। और यहाँ पर जो h है, जो आप h यूज कर रहे हैं, और वो आप उसके बारे में कहेंगे कि h बहुत छोटा है, h इज़ वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। तो इस बात को आप चाहें बगल में लिख सकते हैं कि h इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। करेक्ट है। ये स्लोप ऑफ PQ हो गई, ये C कैंसिल हो गया, और आप इसको ऐसे कह सकते हैं f(c + h) - f(c) अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। करेक्ट है। तो ये आपका स्लोप आया PQ का। अब लेकिन जब आपने स्लोप तो PQ का बोल दिया, लेकिन अब ज्योमेट्रिकली आप फील कर रहे हैं कि ये जो स्लोप है PQ का, ये एक्चुअल में इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप है। करेक्ट है, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप है। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसी को आप बोलते हैं रेट चेंज। क्या बोलते हैं, रेट चेंज। आपको मालूम होगा, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है क्लास 11 में, आपको मालूम होगा dy/dx का मतलब क्या होता था, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट है। ये भी एक तरीके से आपके सामने जो लिखा वो क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज रेट चेंज। जैसे dy/dx का मतलब क्या होता है, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट है। तो ये आपने रेट चेंज तो निकाला,
y2 माइनस y1 रेट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x2 माइनस x1। तो एक तरीके से ये जो आपने निकाला वो रेट चेंज निकाला राइट साइड का। अब और इसी रेट चेंज को आपने क्या बोला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन PQ। बट दिस लाइन PQ, ये जो लाइन PQ है ये इस कर्व का क्या है, टेंजेंट है। तो आपको इस पूरे टिप्पणी से, इस पूरी जानकारी से आपको ये पता चला कि किसी भी कर्व का जो रेट चेंज होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो ज्योमेट्रिकली उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेट चेंज। किस साइड का रेट चेंज, इट इज ए रेट चेंज ऑफ राइट साइड। मतलब आप इसको बोलेंगे आर, मतलब राइट साइड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश सी से। आर एफ डैश सी का मतलब हुआ, एफ डैश सी का मतलब जैसे आपने एफ डैश एक्स क्लास 11 में सीखा हुआ है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है रेट चेंज ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स को हम लोग कहते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स को कहते हैं हम लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी सर आपने एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन किया। वैसे ही एफ डैश सी का मतलब होता है इट इज अ रेट चेंज ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू सी। करेक्ट है। मतलब ये जो आपने लिखा अपनी बात को ज्योमेट्रिकली, ये क्या है, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। और ज्योमेट्रिकली आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है इस कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप है, इस कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप। किसी कर्व का किसी पॉइंट पर स्लोप का मतलब ये होता है कि उस कर्व के इस पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट है उसका स्लोप। मतलब अगर हम ज्योमेट्रिकली इस लाइन को पीछे बढ़ाएं और ये एंगल को मेजर करें थीटा, और अगर हम टेन थीटा निकालें तो ये टेन थीटा क्या होगा, इट इज ए स्लोप ऑफ PQ। ज्योमेट्रिकली फ्रॉम क्लास 11th स्ट्रेट लाइन, किसी भी लाइन का जब आप स्लोप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। वेयर इज थीटा, थीटा इज इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्त अगर आप ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको मेजर करें तो यहाँ से जो स्लोप आएगा टेन थीटा से वो इसके इक्वल होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि किसी भी कर्व का जो डिफरेंशिएशन होता है वो उस कर्व पर खींची गई फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने का मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होता है, किसी भी कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन निकालना, इसका मतलब ये होता है उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप। करेक्ट है। अब दोस्त यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ये जो पॉइंट Q है अगर ये लेफ्ट साइड हो जाए, मतलब पॉइंट यहाँ पर हो जाए तो जस्ट बगल में, तो आप बताइए ये डिस्टेंस C है, C से थोड़ा इधर कर देंगे तो C माइनस H हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अगर हम थोड़ी देर के लिए Q डैश बोल दें तो ये जो Q डैश है, Q डैश को हम बगल में लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा C माइनस एच कॉमा एफ ऑफ C माइनस एच। मैं स्क्रीन चेक कर लूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, करेक्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, बहुत ध्यान से पूरी बात सुनिए दोस्तों, ये C माइनस एच कॉमा एफ ऑफ C माइनस एच,
ये क्यू डैश है जस्ट बगल वाला पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस आपकी सी माइनस एच हो गई, ये हो गई एफ ऑफ सी माइनस एच, करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें स्लोप ऑफ पी क्यू डैश निकालें, तो जब आप पी क्यू डैश को मिलाएंगे तो ये लाइन देखो ओवरलैप कर गई, क्या कर गई, ओवरलैप, मतलब पी क्यू और क्यू डैश क्या हो गए, एक लाइन पे हो गए, करेक्ट है, इस कर्व के लिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्यू की स्लोप होगी वही पी क्यू डैश की स्लोप होगी, करेक्ट है। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब रेट चेंज लेफ्ट साइड का, देखिए मैं रेट चेंज जरूर बोल रहा हूँ, रेट चेंज का मतलब आप सीखिए, आपने फिजिक्स में ये बात सुनी हुई है बार बार कि रेट चेंज ऑफ आपने सुना होगा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सुनी होगी, वेलोसिटी की रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, यू नो। तो दोस्त यहाँ पर अगर हम जगह, एक तो बोर्ड बड़ा छोटा है तो दिक्कत होती है दोस्त लिखने में, लेकिन चलिए हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, y2 माइनस वाई वन, चाहे आप ये कर दें चाहे इसको पहले, देखिए आपने स्लोप पढ़ा होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये भी स्लोप होता है, चाहे आप y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से माइनस कॉमन लेने का, नीचे से माइनस कॉमन लेने का, बात बराबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस वाई टू माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, और वही इंट्रोडक्शन देना है आपको कि वेयर लिमिट एच टेंस टू जीरो। बहुत आराम से, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कुछ नया पढ़ाया जा रहा है, बस एक लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं, इस लैंग्वेज को एक ज्योमेट्रिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी स्लोप निकालने का प्रोसीजर क्या चेंज किया क्या दोस्त, स्लोप जैसे 9th में निकालते थे, 10th में निकालते थे, आज भी वैसे निकाल रहे हैं, बस इसने एच बहुत छोटा, इस बात को यार लिख दो चाहे आप, और मैथमेटिकली मैंने लिमिट एच टेंस टू जीरो लिख दिया। और इसी बात को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, एल एफ डैश सी, इस बात को जो लिखा हमने इसको बोलते हैं एल एफ डैश सी, यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एल एफ डैश सी क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये दो बातें मैंने डब्बे में लिखी हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं कि ये, और देखिए ये जो एल एफ डैश सी है, आर एफ डैश सी है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना किसी पॉइंट पर ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पॉइंट के बगल वाला पॉइंट, नेबरहुड वाला पॉइंट, जस्ट बगल वाला पॉइंट, मैंने ये नहीं चर्चा की है दोस्त कि वो नेबरहुड लेफ्ट है कि राइट, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या कहा कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उस पॉइंट के जस्ट बगल वाले पॉइंट से अगर हम स्लोप निकालें वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब सुनिएगा, एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ दोस्त, एग्जिस्ट का मतलब हुआ कि जैसे एग्जिस्ट का मतलब मैं आपसे कहूँ कि मेरा पड़ोसी अच्छा है, ये बात एग्जिस्ट तब होगी ना जब लेफ्ट और राइट दोनों सेम होगा, दोनों अच्छा होगा, तभी तो ये बात एग्जिस्ट करेगी। अब लेफ्ट वाला अच्छा है, राइट वाला ख़राब है, तो हम क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी अच्छा है, ये बात एग्जिस्ट नहीं होगी ना। तो हमने क्या कहा, अगर कोई फंक्शन किसी, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट के जस्ट बगल वाले पॉइंट और उस पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल होता है, इसका मतलब ये होता है उस पॉइंट और उसके जस्ट नेबरहुड वाले पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचें, उसकी जो स्लोप है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ऐसे तो किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, इस कर्व को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं खींचो, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट और राइट पर देख लो, स्लोप क्या होगी, चेंज होगी, तो मतलब ये तो कर्व डिफरेंशिएबल होगा। यस ऑफ कोर्स, ये कर्व यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो ये कर्व डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब सर
कर्व अगर हम बना दें तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, बिल्कुल। अब हम आपको एक ऐसा कर्व बना के दिखाते हैं जो फंक्शन जो कर्व उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये बहुत नोट कर लीजिएगा ध्यान से, आर एफ डैश सी ये और एल एफ डैश सी ये, ठीक है ना। पहले तो हम कर्व से वो पॉइंट दिखा दें जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नेबरहुड वाले से समझा दें, फिर हम इन दोनों पर आते हैं, चर्चा करते हैं। क्या होता है जब आप बात को एग्जाम्पल से समझें तो आपको ज़्यादा समझ में आती है। जैसे सुनिए, अगर हम कह दें आपसे ये कर्व ये हमने खींचा, करेक्ट है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा दोस्त वाई एक्सिस है। अब ये हमने पॉइंट लिया सी, एक्स इक्वल टू सी, करेक्ट है। और ये पॉइंट हो गया सी कॉमा एफ सी। अब ये पॉइंट लेते ही आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि अगर हम ये पॉइंट पी लें तो दोस्त क्यू अगर यहाँ आएगा, जस्ट नेबरहुड कुछ भी करेंगे तो आएगा तो यही ना, और क्यू डैश मतलब लेफ्ट वाला लेंगे तो यहाँ आएगा। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये लाइन ऐसे जाएगी, करेक्ट है, यानी इसकी स्लोप क्या होगी, ये हो जाएगी ज्योमेट्रिकली। और लेफ्ट वाला पॉइंट लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। जबकि यहाँ इससे पहले वाले इस कर्व में क्या था कि ये पॉइंट लिया और जस्ट उसके नेबरहुड वाला ये पॉइंट लिया और खींची टेंजेंट, और लेफ्ट वाला लिया उसकी टेंजेंट खींची, दोनों ओवरलैप कर गई। लेकिन यहाँ पर पी ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, दोनों क्या हो गए, दोनों की स्लोप अलग अलग हो गई। क्यों अलग हो गई, ये अलग टेंजेंट है, ये अलग टेंजेंट हो गई, करेक्ट है। ये रेट चेंज अलग हो गया, ये रेट चेंज अलग हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कह सकते क्या है, कहेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कैसे ग्राफिकली समझाएं, अचानक कर्व अगर बेंड हो जाए जिसमें निडल टाइप का आपको महसूस हो, मतलब शार्प चेंज हो जाए। जैसे देखिए कर्व ये अचानक चेंज नहीं हो रहे, देखिए ये कर्व ये सब डिफरेंशिएबल है, राइट। लेकिन जैसे ये कर्व है ऐसे ही गया, अचानक चेंज हो गया, तो ये यहाँ पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर देखिए निडल टाइप का, नोक टाइप का बन रहा है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों कर्व, यहाँ पर दोनों कर्व के रेट चेंज तो आप निकाल सकते हैं, बट रेट चेंज आर डिफरेंट, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब लेफ्ट और राइट का सेम होना। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो आप उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये बात और समझ में आती है कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, यानी कोई फंक्शन का ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यस ऑफकोर्स उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होता है। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, करेक्ट है। देखिए ये बात आपको कहीं प्रूफ नहीं करनी, ग्राफिकली आपको समझ में आ रहा है कि भाई कोई फंक्शन अगर बीच में कहीं ब्रेक हो गया, कट हो गया, तो 100% उस पॉइंट पर उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हुआ है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब यहाँ से निकल के आया कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो? यस। यहाँ से बहुत ध्यान से इस बात को नोट करिएगा, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका कॉन्टिन्यूस होना मस्ट है, तो जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस हुआ उस पॉइंट पर वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हुआ, जिस पॉइंट पर फंक्शन पर कैंची लग गई, फंक्शन टूट गया, अलग अलग दो हिस्सों में बट गया, फंक्शन ब्रेक हो गया, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर उसका कॉन्टिन्यूस होना अति आवश्यक है। इसका मतलब इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। वाइस वर्सा, क्या फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मे एंड मे नॉट बी। जिस जीता जागता उदाहरण आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए फंक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉन्टिन्यूस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल
नहीं है। आपके सामने मैंने दोनों एग्जांपल पेश किए कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, बट इफ़ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, जैसे एग्जांपल मैंने आपको शो किया। अब मैंने कहा आपसे कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आइए इस बात को समझते हैं। इतना मैंने ज्योमेट्रिकली आपको समझाया। अब हम कह रहे हैं थ्योरेटिकली आप क्वेश्चन कैसे मैथ के लगाएंगे। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, तो हमने कहा उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एफ डैश सी और राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी दोनों क्या होंगे, सेम होने चाहिए। एल एफ डैश सी, हाउ टू फाइंड एल एफ डैश सी, लिमिट एच टेंस टू 0। आप देख सकते हैं, अभी आपने नोट किया होगा, एफ ऑफ सी माइनस एच वाई वाई1 माइनस वाई2 वाला फॉर्मूला, और यहाँ सी माइनस एच माइनस सी से कट गया माइनस एच। देखिए जब आप प्रोसेस को समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए दोस्त, इसे बोलते हैं हम लोग राइट हैंड चेंज, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड चेंज। रेट चेंज ऑफ लेफ्ट साइड, इट इज अ रेट चेंज ऑफ right side. If both rate change at a point is same, left and right both are same, then function is differentiable at x is equal to c. करेक्ट है? मतलब हम कह सकते हैं कि रेट चेंज एट अ पॉइंट इज एग्जिस्ट। किसी पॉइंट पर रेट चेंज कैसे निकालेंगे भाई? रेट चेंज के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। रेट चेंज के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? तो हमने कहा किसी पॉइंट पर रेट चेंज, देखिए बात को आप ज्योमेट्रिकली थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना सीखिए। केवल ये नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना शुरू कर दिया और आगे डिफरेंशिएशन, नो। अभी चूंकि वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी डिफरेंस कई ऐसे एग्जाम्पल से अगर देना शुरू कर तो 1 घंटे में बोलता रहूँगा, 1.5 घंटे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी पॉइंट पर रेट चेंज, दोस्त किसी पॉइंट पर रेट चेंज का मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट और एक और पॉइंट, तो वो एक पॉइंट इधर और इधर दोनों होगा और दोनों का रेट चेंज सेम होगा। क्यों? मैंने बोला रेट चेंज, ये नहीं बोला लेफ्ट और राइट, ये तो नहीं बोला ना। मैंने कहा रेट चेंज एट द पॉइंट इज एग्जिस्ट, इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर सेम। इफ सेम देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। आपके सामने है। इस बात को कंबाइन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, हम कहें किसी पॉइंट पर अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम कह सकते हैं इस बात को एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर इज एग्जिस्ट, और इस बात को अगर एग्जिस्ट कर गया, इज एग्जिस्ट, देन फंक्शन, देखिए लिखने का ये जो स्टाइल है, बुक में देखिए यहाँ पे लिखा होता है एफ डैश सी, बुक में इसको लिखते हैं एफ डैश सी, लेकिन देखिए मेरा लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज एग्जिस्ट, देन फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सेट टू बी डिफरेंशिएबल, आप लिख लीजिएगा, इज डिफरेंशिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय, आप लिखिएगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी। करेक्ट है? डिनोटेड बाय एफ डैश सी, अगर ये एग्जिस्ट कर गया। अब इस बात को आप महसूस करिए, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ। इस बात के एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि इसका लेफ्ट और राइट दोनों सेम होना चाहिए। देखिए एक्स टेंस टू सी है, सी के करीब का मतलब क्या होता है, इस बात को जरा समझते हैं, इसको हम रफ करते हैं। आप सुनिएगा, एक्स टेंस टू सी का मतलब होता है एक्स की वैल्यू सी के करीब है, तो सी के करीब कौन होता है? सी के आगे वाला और सी के पीछे वाला। तो यही सी की जरा पीछे, मतलब एक्स टेंस टू सी लिमिट पढ़ी होगी आपने, किसी भी लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब इसका लेफ्ट और राइट दोनों सेम होना चाहिए। जरा इसका लेफ्ट निकालते हैं, तो जहाँ एक्स है वहाँ सी माइनस एच रखेंगे, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी,
करेक्ट है। लिमिट एस टेंस टू 0, आप इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट की लैंग्वेज में। बट ये एक्चुअली में रेट चेंज निकालने हैं आप लेफ्ट का बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और राइट साइड का निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ c प्लस एच, मगर c के राइट कौन होगा c प्लस एच, तो f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस एच माइनस c, वेयर लिमिट s टेंस टू 0। आप देखिए वही जो चीज़ लिखी हुई है, यही तो हमने पढ़ाया आपको, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये दोनों अगर सेम हो गया, अगर सेम हो गया तो आप कहेंगे इज एग्जिस्ट, ये चीज़ क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश सी से। करेक्ट है। जैसे कहीं पर अगर हमने कह दिया आपसे कि एफ डैश 2 बराबर 5 लिखा है, इस बात को आप कैसे समझाना चाहेंगे, एफ डैश 2 का मतलब 5 क्या है? इस बात को कहीं मैंने आपसे लिख दिया कि एफ डैश 2 बराबर 5 लिखा है, बेटा आप बताओ क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन जो मेरे पास है, गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन का x इक्वल टू 2 पर जो स्लोप है, जो रेट चेंज है, वो 5 है, चाहे लेफ्ट और चाहे राइट दोनों का। मतलब इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2, इसकी जो वैल्यू है वो 5 है। मतलब इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही क्या है, 5 है। मतलब अगर कोई पूछे इसका लेफ्ट हैंड कैसे करेंगे, तो f ऑफ 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच, इसकी भी वैल्यू 5 है, और लिमिट x टेंस टू 0 पर f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ सी, सॉरी f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन h, इसकी वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो दोस्तों मैंने f डैश टू 5 इसका मतलब आपको समझाया कैसे लिखेंगे, केवल ये नहीं कि f डैश टू 5 इसका मतलब सर इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 5 है, इसको लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इस बात को समझना जरूरी है। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे आपके जो कॉम्पिटिशन में या बोर्ड में, जिसका मतलब आपको लिख दिया गया f डैश टू 5 है, आपको मतलब ही नहीं मालूम। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और अच्छा लगेगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपको जानकारी दी, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब समझाया, और आपको बताया कि कैसे अचानक कर शार्प चेंज हो गया, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशियल कैसे नहीं होगा। रटने का कोई विषय नहीं है, ये समझने का है, महसूस करने का है। पॉइंट क्यू नेबरहुड में है, लेकिन इस कर्व में भी पॉइंट क्यू नेबरहुड में था, लेकिन यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशियल नहीं था। रेट चेंज आप निकाल दिए, ये अलग मैटर है। करेक्ट है। अब आप खुद समझिए, जैसे कोई फंक्शन ये है, अब कोई कहेगा सर ये फंक्शन मान लीजिए x बराबर a से लेकर x बराबर b तक गए। अब आप कहेंगे सर a पॉइंट पर फंक्शन तो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो इसका लेफ्ट कैसे निकालोगे? समझने वाली बात है। कोई फंक्शन a से लेकर b तक ही केवल आपने ड्रॉ किया, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ अब a पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो बड़े भैया a पर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब केवल यही होता है कि पॉइंट a का राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप, राइट हैंड रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए हमेशा कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल हमेशा दोस्त देखिएगा ओपन इंटरवल में होता है। कई जगह लिखा रहता है फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में केवल आप इस पॉइंट पर राइट हैंड तो निकाल पाएंगे रेट चेंज, और इस पॉइंट पर लेफ्ट निकाल पाएंगे। कोई पूछे इस पॉइंट पर आप लेफ्ट निकाल पाओगे रेट चेंज? भैया इस पॉइंट के लेफ्ट कोई पॉइंट ही नहीं, तो रेट चेंज कैसे निकालोगे? इसीलिए हमेशा फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल। कहीं आप देखिएगा स्टेटमेंट लिखा होगा तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल। क्लोज अगर कहीं लिखता है तो वहाँ बताता है कि इस ए पॉइंट पर क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फिलहाल आइए आगे हम वीडियो में और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ऑलरेडी ये वीडियो 40 मिनट के आसपास हो चुका है, यस 39 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी हासिल हुई डिफरेंशियबिलिटी की। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में आपको डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करते हैं। और इससे पहले आप जो कॉन्टिन्यूटी के 4 वीडियो हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।